हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सबमिशन में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे और जो टॉपिक्स है वो कौन सा है उसको पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इस चीज को हमें कैसे समझना है, जानना है और कैसे याद करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। टॉपिक जो हमारा होगा इसमें, ये चूंकि आपका यूनिट 1 है, टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा? टॉपिक हमारा होगा, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। टॉपिक हमारा होगा बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियंस नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है ना, यानी कि बर्थ और ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्थ। बर्थ का मतलब क्या कि जो आज के टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास जो संविधान है, इसको कैसे कैसे हम लोगों ने कवर किया, कैसे पहले उसका एक तरीके से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही वो आई, फिर उसके बाद कैसे ग्रोथ हुआ और कैसे पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो देखने को मिला। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया आज़ादी पाने के लिए, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती रहें और कैसे कैसे कौन कौन से पार्टीज, कौन कौन से संस्थाएं, कौन कौन से महापुरुष ने अपना योगदान दिया। उसके बाद जाकर के हमारे पास हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी संप्रभुता है और हम स्वयं अपने देश के फैसले ले सकते हैं। हम भारतीय जो जनता है, या फिर हम ये कहें कि भारतीय जनता के अंतर्गत ही वास्तव में भारतीय जनता में जितनी भी शक्ति है संप्रभुता की वो निहित है। कैसे ये सब प्रक्रियाएं हुई उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16वीं सदी में भारतीय अपनी समृद्धि और गौरव चरमोत्कर्ष पर था और भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए ललायत थे। लंदन की कुछ व्यापारिक कंपनियों ने या फिर व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देश से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ ने अंग्रेजी व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत तेजी के प्रगति की और व्यापारिक प्रतियोगिता में पुर्तगाली, डच और फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर भारत में व्यापार का अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश, ठीक है ना, ब्रिटिश की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए, देखिए ये भारत है ना, और भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक तरीके से ललायत ललायत रहने का मतलब क्या है? उस समय एक घटना क्या घटी थी? घटना यह घटी थी कि जो भारत भारत से मसाले जाया करते थे कहाँ पे? यूरोप में। मसाले जाया करते थे कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, यूरोप में मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए जो यूरोपीय कंपनियां बेसिकली थी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। बहुत बड़ी लेवल पे करना चाहती नहीं थी बल्कि करती थी। कौन कौन सी कंपनियां थी, कहाँ कहाँ की कंपनियां थी बाबू? ब्रिटिश की कंपनी तो थी ही, साथ ही साथ पुर्तगाली कंपनी भी थी, डच कंपनी भी थी और फ्रेंच कंपनी थी। लेकिन अब इन सभी कंपनियों में हो गया प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मतलब हो गया कंपटीशंस। क्या हो गया? कंपटीशंस। ठीक है, कंपटीशन हो गया किस चीज के लिए भाई? भारत से व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत से जो भी चीजें यूरोप में जाते थे उनमें जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो इसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ये जो है भारत से व्यापार करना चाहते थे। लेकिन फाइनली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने जो एक कंपनी भेजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कब भेजी थी? 1600 के आसपास में। 1600 टाइम दिया ना जी, हाँ 1600 के आसपास में, मतलब 1600 के बाद आई, 1608 उठ के आसपास आई, लेकिन 1600 में इसको बना करके तैयार कर दिया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सभी कंपनियों में कंपटीशन हुआ। इतनी बातें आपको पता चल गई कि जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत से व्यापार करने आई थी, जिसमें से 4 कंपनियां थी बेसिकली, ब्रिटिश, फ्रेंच और ब्रिटिश हो गया, फ्रेंच हो गया, पुर्तगाली हो गया और डच। ये 4-5 कंपनियां आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए आई और किस तरीके से इन्होंने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, इन द 16th सेंचुरी इंडिया वाज द पीक ऑफ इट्स प्रोस्पेरिटी
and glory and impressed by the prosperities of India's various countries of Europe is thus to do trade with India. Some merchants of the London established of the East India Company to trade with the India to eastern countries, and the December 31, 1600 British impressed Elizabeth, जो वहाँ की प्रिंसेस थी बेसिकली एलिजाबेथ, परमिशंस टू दिस कंपनी टू इंग्लिश मर्चेंट ऑफ द ट्रेड विद द इंडियाज, मतलब एक तरीके से परमिशंस लेकर के भारत में ये सब आ गए। ठीक है, फाइनली यहाँ तक की बातें क्लियर है। आगे स्लाइड्स पे पहुंचते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद 1750 ईस्वी में कंपनी भारत में शक्ति राजनीति का खेल गेम ऑफ द पावर पॉलिटिक्स प्रारंभ किया। भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण कंपनी को अपनी इस कार्य में भी सफलता मिली और 1850 तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी ने शासन सत्ता स्थापित कर लिया। ठीक है, देखिए भारत में बेसिकली कौन आई? कंपनी आई। कंपनी आई क्या करने के लिए आई? व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए आई बाबू? व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत के जो मतभेद देखा उन्होंने, भारत की जो स्थिति को देखा तो भारत की स्थिति में देखा कि ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बना करके रखे हैं। तो जब मतभेद की स्थिति में को देखा इन्होंने, तो फिर अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया और ये फिर व्यापार से किस तरफ आ गए? राजनीति की तरफ। व्यापार से किस तरफ आ गए? राजनीति की तरफ। और व्यापार से ये लोग क्या करने लगे? राजनीति करने लगे। और फाइनली 1850 तक जाते जाते इन्होंने भारत पर उपनिवेश स्थापित कर लिया। क्या कर लिया भाई? उपनिवेश। क्या कर लिया? उपनिवेश स्थापित कर लिया, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? इसी बात को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशंस एज अ ट्रेनिंग कंपनीज, द कंपनी स्टार्ट द गेम ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। एक तरीके से पॉलिटिक्स का गेम खेलने लगी कंपनी इन इंडिया 1750s, मतलब वही जो बेसिकली प्लासी का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध हुआ था, जो ये दोनों कंडीशंस में किस तरीके से जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो चालाकी से या फिर ये कहें कि युद्ध करके भारत के विभिन्न राजाओं को, नवाबों को पराजित किया और यहाँ पे राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, ड्यू टू द स्पेशल कंडीशंस ऑफ द इंडियाज the company got success this work also and by 1850 AD the company's rules was established over the large parts of the India, मतलब इंडिया के बहुत बड़े पार्ट्स पर इसने क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था क्या? अपना प्रभुत्व। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो बाबू सारथी नामक बैच आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। पेश है सारथी बैच, सारथी देगा साथ और अब हर बच्चा करेगा टॉप। ठीक है, ये जो सारथी नामक बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इस बैच को केवल और केवल आप 499 में भी नहीं, कितने में? अगर आप सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज करते हैं तो इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है, इस पर भी 10% डिस्काउंट के साथ सेमेस्टर 10 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है भाई? 100% सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। 100% कंफर्म है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि आपका सिलेबस का कोई भी एक कोना, कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक पोर्शन बाकी रह जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। 100% आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, पर्सनल मेंटरशिप, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज जो मिलेंगे उसमें 100% वही पीवाईक्यूज मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही साथ वो क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, चाहे एग्जाम का पैटर्न आपका कोई भी हो, चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का पैटर्न हो, लिखित हो, एमसीक्यू, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होने वाली है। हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ बाबू 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप किसी भी टाइम कवर कर सकते हैं, किसी भी मेंटर्स को आप कॉल करके 100% आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी समस्या आपके साथ है तो आप हेल्पलाइन नंबर
यानी कि हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार सेमेस्टर जो चैनल है या फिर जो सेमेस्टर बैच है, ये आपको 100% फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कराता है, और इसके अलावा जो बैच में जुड़ जाते हैं उन्हें फुली, एक तरीके से हम ये कहें कि कंप्लीटली आपको पूरा का पूरा मटेरियल्स दिया जाएगा, कहीं से भी कोई समस्या नहीं रह जाने वाली है। सेमेस्टर जो बैच है ये आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, सारथी बैच नामक के साथ। ठीक है, कौन कौन है भाई यहाँ पे आप मुझे देख लीजिए, ये आपके हिस्ट्री वाले सर हैं, सोशियोलॉजी है, ये प्रयाग सर है, ये मैम है, जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करेंगे। किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आपका हो, कहीं से कोई समस्या नहीं होने वाली है। खास करके मेरे सब्जेक्ट में तो भाई एकदम समस्या नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके से आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मुझ तक ही नहीं बल्कि किसी भी मेंटर से आप पर्सनली जुड़ सकते हैं और उनसे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षा या फिर स्टेट जैसे किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पीए कर रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा जिस तरीके से आपको बड़े बड़े एग्जामों में तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए ये भाई सेमेस्टर 10 आप यूज कर लीजिए। सेमेस्टर 10 यूज करने के बाद आपको 499 पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कब तक ये है भाई, तो ये 10 फरवरी तक रहने वाला है, 10 फरवरी तक। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बेसिकली कंपनी थी भारत में आई, भारत में आने के बाद उसका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन 1850 तक जाते जाते उसने अपना पूरा एक तरीके से थॉट ही चेंज कर दिया, पूरा विचार ही चेंज कर दिया। व्यापार करने के अलावा उसने एक कार्य और शुरू कर दिया, राजनीति करना। और राजनीति करना जब स्टार्ट करा उसने, तो राजनीति ही नहीं करा बल्कि पूरी तरीके से व्यापार के कार्य छोड़ करके राजनीति किया भी और भारत पर वर्चस्व भी अपना स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति। ध्यान दीजिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसी के साथ कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ याद रखिएगा। देखिए जब 1857 का जब एक तरीके से क्या हुआ, आपका 1857 का जब क्रांति हुई, क्रांति, ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद ही जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ये शासन सत्ता को हाथ में ले ली। क्या ले ली? शासन सत्ता हाथ में। ठीक है, अपने स्वयं के हाथ में ले ली और उसने खुद ही यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। खुद ही क्या किया भाई? शासन करना शुरू कर दिया भारत में। ठीक है, कब? 1857 के बाद। लेकिन इसके पहले ही कंपनी जो थी अपने हिसाब से शासन भारत में कर रही थी, और कंपनी के शासन को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमेशा ताक में रहती थी कि किस तरीके से कंपनी से सत्ता अपने हाथ में लिया जाए। इसलिए इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया, फिर 1781 का, फिर 1784 का संशोधन एक्ट आया। ठीक है, फिर उसके बाद 1793 का एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद 1813 और उसके बाद 1833 और उसके बाद 1853 और फिर जाकर के 1857 की क्रांति हुई। तो इतनी सालों में ये जो एक्ट वगैरह आए, ये सब कहीं ना कहीं हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनी। किसके लिए भाई? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनी बेसिकली संविधान के लिए। किसके लिए? संविधान के लिए। याद रखिएगा, संविधान के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इसने काम किया। ये सब क्या था भाई? ये सब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन सरकार, ठीक है ना, ब्रिटेन सरकार, उसने अपने हिसाब से सारा कुछ नियम, रूल्स, कानून जिसे हम लोग बोलते हैं रूल्स, कंपनी पर लागू किया। कंपनी पर लागू किया। ठीक है, कंपनी पर लागू किया। क्लियर ना? यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। आगे देखिए, कंपनी के शासन में लगभग 100 वर्षों तक राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारत की जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया।
यानी कि भारत की जनता विरोधी हो गई, प्रबल विरोधी हो गई किसकी? कंपनी की। कंपनी की भारत की ये जो जनता है, भारत की जो जनता है सबसे प्रबल विरोधी हो गई कंपनी की, और इसको विरोधी बेसिकली बना दिया गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने शासनकाल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी संभव प्रयत्न किए गए। उसने अपनी हड़प नीति को कठोरता पूर्वक अपनाकर देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार कर उनमें अनेक भारत को ब्रिटिश शासन का घोर शत्रु बना दिया। भारत में जो देखिए जो देशी शासक थे इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कठोरता पूर्वक दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है ना, कठोरता पूर्वक दुर्व्यवहार किया गया, और इस दुर्व्यवहार के कारण ये सब घोर शत्रु बन गए। किसके शत्रु बन गए? ब्रिटिश शासन के। ब्रिटिश शासक के घोर शत्रु बन गए कौन? भारतीय जो शासक थे। ठीक है, और पूरी तरीके से ब्रिटिश का नींव हिला करके रख दिए। द फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ 1857 एंड द एंड्स ऑफ द कंपनीज रूल्स in almost 100 years of companies rules, many such tendencies emerged in the political, religions, economic, socials and military fields, which made the Indian peoples a strong opponents of the companies। ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिया के जो शासक थे पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स बन गए। ड्यूरिंग हिज रीजन्स लॉर्ड डलहौजी मेड द possible efforts of the expand the company's territories in India to harshly adopting the person's policies to misbehaving with the native rulers. He had made many teams staunch enemies of the British rule in India। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप भी किया गया। कैसे हस्तक्षेप किया गया भाई? यहाँ की घटना आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई ये धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप के कारण ही हुई। जाहिर सी बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समस्या बनी, क्योंकि जो उस समय रॉयल इनफील्ड करके बंदूक बनाई गई थी उसमें गाय और सुअर की चमड़ी लगाई गई थी, और गाय और सुअर की चमड़ी लगाए जाने का जब खबर लोगों को पहुंची कि भाई उसमें जो सूत काटा जाता है बेसिकली वो गाय और सुअर की चमड़ी है, तो जो भारतीय जनता थी और भारत में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों रहने वाले लोग थे, दोनों लोग धार्मिक रूप से आघात हो गए कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जब धर्म में भ्रष्ट होने का नाम सुना तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने पूरे तरीके से सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जब सरकार के खिलाफ शासन विद्रोह कर दिया तो फिर इसी के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती है? शासन सत्ता को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक और सामाजिक रूप से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हस्तक्षेप करती है किसके काम में? भारतीयों के काम में, जिसकी वजह से भारतीय पूरी तरीके से अपोनेंट्स के रूप में या फिर दुश्मन के रूप में उभर करके आ जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, और देखिए उन्हें ईसाई बनाने का भी बहुत सा तरीका ढूंढा गया। जाहिर सी बात है जब विभिन्न प्रकार के जब हम रूल्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे जब 1857 की क्रांति के बाद जो रूल्स आए और उसके पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सुधार, 1784, 86, और जाहिर सी बात है कि जब विभिन्न प्रकार के एक्ट आने लगे और जब भारतीयों पर लागू होने लगे तो कहीं ना कहीं भारतीय इस चीज से असंतुष्ट होने लगे, जिनकी वजह से वो सब मोर्चा खोलते हैं। ठीक है, भारत के निरंतर अच्छा ये जो रूल्स आते थे उनमें एक रूल्स ये भी था कि ईसाई आएंगे और सभी को ईसाई मतलब जो ईसाई वहाँ के पादरी वगैरह थे वो सब आएंगे भारत में और पूरी तरीके से सबको ईसाई बना देंगे। तो कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करना ही हुआ। भारत के निरंतर आर्थिक शोषण और कृषक, श्रमिक और व्यापारी सभी वर्गों की स्थिति बहुत बुरी थी। सैनिक क्षेत्र में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों में भी भेदभाव किया जाता था, यह भी एक कंडीशन था। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार खराब था, अतः काफी समय पहले भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। इसी समय उनको कारतूस दिए गए जिन्हें चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अतः उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह सोचा कि धर्म भ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। इस प्रकार जीवन का चतुर्मुखी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि परिस्थितियों में विद्रोह न होना अत्यधिक आश्चर्यजनक होता। मतलब होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। The British interference in the religious and social life Indians, their efforts to convert them into Christians gave rise intense
distinction among the common Indians due to the continuous economic explanations of India's the conditions of all classes, farmer, labor, and traders were very bad. There was discriminations between British and Indian soldiers. मतलब इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था. जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे वो लोग इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे इन द मिलिट्री फील्ड एंड द बिहेवियर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर टुवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स वर बैड. मतलब एक तरीके से इंडियन सोल्जर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. देयरफॉर the soldiers was the justified for a long time. At the same time, so cow and pig fats were used to lubricate and the cartridge when given to them. Therefore naturally thought that attempt was the being to made to corrupt him. In this way the all rounds of the circumstance of the life had been become such that the absence of the relevance under these circumstances would have been very सरप्राइजिंग. ठीक है, यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी. उपर्युक्त परिस्थितियों ने 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था उसका प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हुए. आधुनिक शस्त्र असामग्री तथा आर्थिक साधनों का अभाव, क्रांतिकारियों के सेना में एकबद्धता और संगठन के अभाव, अनेक भारतीय शासकों और वर्गों के असहयोग तथा विरोधी व्यवहार आदि के कारण स्वतंत्रता संग्राम को असफल कर दिया गया. द स्ट्रगल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस व्हिच वाज द given rise to above circumstances in 1857 separates rapidly, but the results were not as per expectations. Lack of the modern weapons, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लैक ऑफ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब एक तरीके से यूनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं थी, इसीलिए फेल हो गया. द आर्मी द रिवोल्यूशंस revolutionized non-corporations and hostile behavior to many Indian rulers and classes etc. made the freedom struggles unsuccessful. तो एक तरीके से जो 1857 की क्रांति हुई ये पूरी तरीके से असफल हो गई थी. ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई. यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई. तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उपयुक्त परिस्थिति में ये तो हो चुका है भाई. 1857 का संग्राम एक साधारण सी घटना थी. इस सफल संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत की कंपनी शासन की बुराइयों की ओर गया. मतलब शासन, कंपनी के शासन में कुछ बुराइयां थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान इस पर गया. तभी तो इतना बड़ा भ्रष्ट, एक तरीके से इतना बड़ा खिलाफ हो गए, इतने बड़े उन्होंने विद्रोह कर दिया, शुरू कर दिया. अब तक क्यों नहीं किए, कारण क्या था? तो ये सब सोची कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. किसने? सरकार जो थी वहां पे, गवर्नमेंट जो वहां पे थी वो सोची. ठीक है, वो सोची कि भाई कंपनी की कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से ये लोग इतना भड़क गए. ठीक है, परिणाम स्वरूप 1958 को ये 8058 होना चाहिए भाई, 8058. ठीक है, 8058 को हस्तांतरण और भारत में श्रेष्ठ शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत की कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन. तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो में कुछ दिक्कत आ जाए. तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, 1857 का संग्राम एक साधारण सी घटना थी. इस असफल संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत में कंपनी के शासन पर गया. मतलब कंपनी जो शासन कर रही थी भारत में, इस पर ध्यान गया. किसका? ब्रिटिश शासन का. क्यों ध्यान गया? क्योंकि कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह कर दिया. अब वहां गवर्नमेंट बैठ के सोचने लगी कि आखिर विद्रोह किया तो क्यों किया. ठीक है, तो विद्रोह करने के पीछे कारण क्या है? तो उसे लगा कि भाई कंपनी में कुछ तो कमी होगी, शासन पद्धति में कुछ कमी होगी, जिसकी वजह से भारतीयों को बुरा लगा होगा और भारतीयों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया. ठीक है, तो फिर ये शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना सुटेबल समझा. मतलब सोचा कि भाई अपने हाथ में ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. तो इसी समय 1858 में 1858 में क्या किया? जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया डायरेक्टली और वहां पे शासन करने का काम किया. ठीक है ना, और भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया. ठीक है, लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भी भारतीय जनता के कष्टों और उनके विदेशी शासन के विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई थी. मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व नहीं हुए और जो एक तरीके से
और उनके अंदर जो भड़ास जो भरी हुई थी जिसे वो निकालना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो ये नहीं कमी हुई। कारण क्या था कि भाई वो सब वैसे ही परेशान थे। अब चाहे कंपनी का शासन हो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो, समस्याएं तो उसके पास तब भी थी वैसे ही। तो इसीलिए जो है ये जो बेसिकली भारतीय थे पूरी तरीके से भड़क गए थे। ठीक है, और इन्हीं भावनाओं को कालांतर में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। मतलब ये सब भावनाएं मिलकर के ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है ना। द फ्रीडम स्ट्रगल 1857 was the ordinary event as a result of this unsuccessful struggles. The attentions of the British governments turned towards the evils of the company's rules in India। मतलब इस तरीके से जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको दूर करने के लिए जो और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने हाथ में शासन को ले लिया। एज अ रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ टू ट्रांसफर पावर एंड better governance of India, November 1958, 1858, the British Emperor ended the company's rule in India and took over the Indian governance. But these transfers of the powers did not reduce to sufferings. The Indian peoples, their anti-foreign rules, sentiments, and the sentiments later gave the rise of the national movements ऑफ इंडिया। ये नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया मतलब एक तरीके से भारतीय आंदोलन हो, इस भावना से वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी भारतीय थे वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहीं से स्टार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। ठीक है, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय स्टार्ट होता है। और ये था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को एक बार फिर से हम लोग शॉर्टली समझ लेते हैं कि देखिए भाई, ब्रिटिश कंपनियां आई थी। मैं पूरा थोड़ा सा ब्यौरा बना देता हूं आपका। देखिए, कंपनी थी, कंपनी कौन सी थी भाई? यूरोप की सभी कंपनियां थी, यूरोप की सभी कंपनियां थे, ब्रिटिश थी, फ्रेंच थी, सब कुछ थे। ठीक है ना। इसमें से जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत पर शासन कर रही थी। और भारत पर शासन कर रही थी तो भारत के लोगों को धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दों पर लड़ाना शुरू कर दिया और इनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरीके से 1858 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये शासन अपने हाथ में ले ली। इसके पहले जो शासन था वो था कंपनी का। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि 1600 से लेकर के और 1858 तक किसका शासन रहा? कंपनी का। और जब सरकार का शासन आया तो ये टाइमिंग था 1858 से लेकर के 1947 तक। यहाँ तक जो कंपनी का शासन था इसमें कई तरीके की गतिविधियां हुई जिसके खिलाफ जो भारतीय ये विद्रोह कर दिए। विद्रोह इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी भाई? जैसे शासकों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, दुर्व्यवहार हो गया। और उसके बाद प्लासी और बक्सर जैसी घटनाएं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जैसी घटनाएं और 1857 की क्रांति। ठीक है, ये सब मिल करके भारतीयों को विद्रोही बना दिया। किसका विद्रोही बना दिया? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, ये था बैकग्राउंड। और इसी के बाद जो है जन्म हुआ किसका? राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। अभी हमने आपको बैकग्राउंड समझाया, उम्मीद करता हूँ कि बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक